नमस्कार दोस्तों, तेजस क्लासेस में स्वागत है आपका। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का यह दूसरा मॉक टेस्ट है। यह 80 प्रश्नों का टेस्ट बिहार एसएससी पैटर्न पे पूर्णतः आधारित है। एक खास लाइन आप सबके लिए, प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले दो मुख्य बातें। पहला, ऑप्शन को जानबूझकर बदला गया है ताकि आप ऑप्शन पे ध्यान दे सकें। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सेल्फ असेसमेंट के लिए। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए कितना है। तो आंध्र प्रदेश एक नंबर पे, आंध्र प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है? आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हो गया बिहार, तो बिहार का होता है 94,163। फिर तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश का है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश का है 2,40,298 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है अवरोही क्रम में क्या है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो देखिए यहाँ पे अब इसको घटते क्रम में सजाइए। सबसे पहले घटते क्रम में सजाइएगा तो पहले हो जाएगा एक नंबर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर यूपी हो जाएगा, फिर एपी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, चौथे नंबर पे बिहार हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3, 4, 1, 2। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो सबसे बड़ा हिमनद कौन है? रुंडुन हिमनद है। मर्मागांव पत्तन स्थित है। मर्मागांव पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। तो कहाँ है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग? अपतट में। छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक समप्राय भूमि है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंडक, सोन, घघरा, पुनपुन, ये चारों नदी बिहार की ही है और ये चारों गंगा में मिलती है। इसलिए ये चारों देखिए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए क्या है? 1, 2, 3, 4 यही सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व कैसे भंग होगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कौन भंग करेंगे? तो राष्ट्रपति जी भंग करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो यदि कोई भी हमारे जो सांसद महोदय होते हैं जो खड़ा होते हैं वोट में, इलेक्शन में, उनको कितना कम से कम 1/10 लाना होता है किसका? वैध मतों का। अगर इससे कम आता है तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ए में 1/3 है, बी 1/4, सी 1/5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो जो हमारा लोकसभा का अभी जितना सीट है वो किस पे आधारित है? 1971 के जनगणना पे। और ये कब तक फिक्स है? 2026 तक। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष अगर त्याग करता है तो किसको देगा? वो उपाध्यक्ष को देगा वहाँ के। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा, देखिए राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट बॉडी है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इसमें से देखिए कौन सा है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी को भी भंग करने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए
गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, ये भी नहीं होगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, ये सही है, ये सही क्रम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री जी होते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो सबसे पहले देखिए, संयुक्त अधिवेशन कौन आयोजित करता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का सभापति करते हैं। क्यों बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन? जब कोई विधेयक फंसा होता है, या तो इधर लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक में फंसा होता है, तो उसके लिए, और वो बहुत ज़रूरी होता है या उस विवाद नहीं सुलझ पाता है, तो क्या राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को बुलाते हैं एक जगह और वहाँ पे उस बिल को पास करवा देते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए? नहीं। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। हाँ, तो ये बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है इसका, देखिए ऑप्शन 4 किस में है? ऑप्शन डी में है। ये हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके अनुशंसा पर होता है? तो राज्यपाल की अनुशंसा पर संसद द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ है। बिहार है, इसका पड़ोसी देश यूपी। महाराष्ट्र है, पड़ोस में इसका चलाया कर्नाटक। साथ में आंध्र प्रदेश है, इसका इससे जो अलग हुआ है कौन? तेलंगाना। तो देखिए केरल, हिमाचल प्रदेश, ये दोनों नहीं मिला। दिल्ली, ये भी नहीं है। बिहार क्या है? देखिए 4 केवल है, केवल 4 किस में है? डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सिर्फ बिहार में है, इस ऑप्शन में बिहार में है, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या हो गया? अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए 7 टिक नहीं लगाइएगा, 6 ही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये जो अनुच्छेद 170 है, ये संरचना जो राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन और संरचना का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 170 में। बिहार में लोकसभा में, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न पिछले सेट में भी था, 40, ठीक है। बिहार में जो लोकसभा का सीट है वो 40 सीट है। अब सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? यूपी में। कितना है? 80। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, वहाँ कितना है? 48। तीसरे नंबर पे कौन है? उसको कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो जो पंचवर्षीय योजना का मसौदा बनता है उसका अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किस में? तो गेहूं उत्पादन में। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बिक्री कर। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी क्या है? नियोजन की आवश्यकता के कारण,
तीव्र गति जनसंख्या में वृद्धि के कारण, नहीं, इससे नहीं। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण ये होगा। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, ये भी सही है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 जो इसमें पॉइंट 2, 3, 4 है, ये हमारा सही है। देखिए 2, 3, 4 किस में है? केवल एक नहीं, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी क्या है? 2, 3, 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित दायित्व हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है? देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के 2 मुख्य अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, ठीक है, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार आदि नशीले पदार्थों को उत्पादन करने वाले क्षेत्र से संबंधित है स्वर्णिम त्रिकोण का, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? देखिए, ये 3 आपको बहुत अच्छे से पता होगा, चोल, चेर और पांड्य। इन्हीं तीनों का जिक्र संगम साहित्य में हुआ है, ठीक है। जो कदम्ब है इसका जिक्र नहीं है संगम साहित्य में, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन एक बार मिलाइए आप लोग। देखिए, जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम वचन सारनाथ में, उपदेश जहाँ दिए थे प्रथम सारनाथ। और निर्धन कहाँ पे? कुशीनगर। देखिए ऑप्शन क्या है? अ का 3, ब का 2, देखिए 3, 2, 1, 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? लकड़ियों का बना हुआ था। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा सबसे प्रसिद्ध नगर था उस टाइम? वाराणसी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हुई? तो जो जफर खां था इनका प्रसिद्ध सेनापति, इनकी मौत मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। देखिए, हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया, ठीक है। तो 4 युद्ध है। सबसे पहले लड़ा था देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कितना में लड़ा था? 1532 देवरा का युद्ध लड़ा था। चौसा, उसके बाद लड़ा चौसा। चौसा का युद्ध था 1539। कन्नौज लड़ा था 1540। और सरहिंद, तो सरहिंद लड़ा था 1555 में। और ये आखिरी युद्ध था, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1532। चौसा का 1539, कन्नौज का 1540 और सरहिंद का 1555। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है?
तो B.A. स्मिथ जो है शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वैरेन हास्टिंग है जो द्वैत शासन को समाप्त किए थे। लागू कौन किया था? तो लागू रॉबर्ट क्लाइव किया था। द्वैत शासन लाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह किससे सुप्रसिद्ध हीरा, जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा था, किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो कोहिनूर का कहानी है इसको एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले किसके हाथ लगा था? मुगल के हाथ लगा था। मुगल से कौन लेके गया? मुगल से चोरी करके लाया शाह शुजा। शाह शुजा, ठीक है। शाह शुजा किसको रिटर्न किया? रंजीत सिंह को। और रंजीत सिंह से सेकेंड एंग्लो जो सिख युद्ध हुआ था उसमें जब रंजीत सिंह हार जाता है तो ब्रिटिश की महारानी के पास से कोहिनूर का हीरा चला जाता है जो अब तक उन्हीं के पास है, और हम लोग बार बार मांगने की और लाने की बात करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो कौन था पहला मराठा सरदार जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो यह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो दो है, एक आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने किया था? भाई राजा राम मोहन राय। यही राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, कविवाण निवासी था। कविवाण कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेर शाह ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना दिन? तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन, 365.25 दिन, और ये जो 0.25 है ये 4 साल में क्या होता है? एक दिन में बदल जाता है, और एक दिन में बदलने से क्या होता है? तो चौथा साल क्या होता है? लीप ईयर होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। यही जो 0.25 दिन है 4 साल में एक लीप ईयर में बदल जाता है, जो कितना दिन का हो जाता है? 366 दिन का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए, पहला है ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन सी 365.50 दिन, ऑप्शन बी 365.25 दिन, ऑप्शन डी 365.75 दिन। मैं पहले ही बोला था कि ऑप्शन को मैं मिक्स किया हूँ ताकि आप लोगों का कंसंट्रेशन बना रहे, और अच्छे से जब भी कोई नया सेट मिलता है जहाँ पे ऑप्शन चेंज का सिनेरियो होगा तो आप लोग अच्छे से उसको देख सकेंगे। इसलिए इसका मकसद यही है कि आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो OMR को और क्वेश्चन बुकलेट को अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित हैं वे हैं। भार ह्रास मुल्क का। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पेलोजोइक महाकल्प में।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होता है। देखिए सेल्सियस स्केल यहाँ बोला जा रहा है, फ़ारेनहाइट पे नहीं जाइएगा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेल्सियस स्केल में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये दिया हुआ है फ़ारेनहाइट का, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए 37 डिग्री होगा सेल्सियस स्केल पे। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। हवा में जिन गैसों की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो हवा का मतलब क्या हुआ? वायुमंडल, और वायुमंडल में सबसे अधिकतम कौन से गैस हैं? नाइट्रोजन। यहाँ पे तीन प्रश्न पूछा जाता है ऐसे, और आप लोग अधिकतम कंफ्यूज होते हैं इसमें। सबसे पहले अगर पूछा जाए पृथ्वी के भूपर्पट्टी पे जो सबसे अधिक गैस है, अगर भूपर्पट्टी पे कहा जाए तो ऑक्सीजन, ठीक है। अगर वायुमंडल में पूछा जाए तो वायुमंडल या हवा भी दे सकता है, जैसे इस प्रश्न में हवा दिया है तो वायुमंडल में होगा नाइट्रोजन। अगर ब्रह्मांड में पूछे तो ब्रह्मांड में क्या होगा? फिर से यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा। ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल हम लोग 1000 किलोमीटर तक के ही वायुमंडल बोलते हैं, बाद बाकी उससे ऊपर हम लोग वायुमंडल नहीं काउंट करते हैं। तो 1000 किलोमीटर तक का जो रेंज है पृथ्वी से, उसी पार्ट को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। और उसमें जो सबसे अधिक गैस है वो क्या है? नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है? 78.08, 78.08%। ऑक्सीजन कितना है? 20.93। आर्गन कितना है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं? नहीं। वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं? नहीं। उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है? ये सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो पृथ्वी पर कहाँ मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक होती है? 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितना है? देखिए इस प्रश्न में आपको जाना पड़ेगा, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ओजोन परत का ऊंचाई होता कितना है। तो ये होता है 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसके आसपास का, इस ऑप्शन में तो 20 से 30 किलोमीटर नहीं है, तो इसके आसपास का जो ऑप्शन होगा उसको हम लोग टिक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 10 से 20 तो बिल्कुल, ये तो क्षोभ मंडल में आ जाएगा तो होगा नहीं, इसलिए 10 से 20 तो नहीं होगा हमारा। 70 से 80 बहुत दूर चला गया है, और 110 से 120 ये भी बहुत दूर है, तो क्या हो जाएगा? 40 से 50 किलोमीटर। ऑप्शन जो यहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर वाला है ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, अब देखिए लोहे का गुटका ठंडा लग रहा है, इसका क्या कारण होगा? तो लोहा क्या होता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए ज़्यादा ठंडा लगता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सबसे सक्रिय रसायन क्या है? एलेथीन। ये आप लोग इसको पॉलीथीन करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 2/3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो क्या है? सप्तर्षि। अगला प्रश्न, भारी जल वह जल होता है
भारी जल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, वही भारी जल होता है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, वहाँ चक्कर काट रहा होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में फिक्स होता है। अगला प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। तो 20 वर्ष की आयु, ये बहुत आपको ऑप्शन से इतना क्लियर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 200 के आसपास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV से क्या होता है? एड्स होता है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? वाट इनटू जो आवर है, घंटा, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ इक्विपमेंट बटा 1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएगा, कितना यूनिट है। तो देखिए यहाँ कीजिए, वाट कितना है? 100 है। कितना वाट है? 100 वाट का है। कितना घंटा जल रहा है? 10 घंटे जल रहा है। कितना नंबर ऑफ बॉल है? ये तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बटे 1000। कितना हो गया? 3 जीरो से ऊपर का 3 जीरो कट गया, कितना यूनिट हुआ? 1 यूनिट, तो 1 इकाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस 0.2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो फोकस इक्वल टू क्या होता है? 1 डायोप्टर। अब कर दीजिए यहाँ पे 1/0.2, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है 0.2, तो कितना हो जाएगा? 50। तो 50 सेंटीमीटर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व कितना पे अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक ऐसे लीजिए, डेंसिटी है ना, तो D बना दीजिए ऊपर से, ठीक है। अब ये एक कितना हो जाएगा? ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री से आगे बढ़िएगा तो भी कम होगा, और 4 डिग्री से पीछे बढ़िएगा तो भी कम होगा। अगला प्रश्न, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो देखिए, भूपर्पट्टी पे सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अभी आपको पीछे डिस्कस किए थे, भूपर्पट्टी, वायुमंडल और ब्रह्मांड में, तीनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु वेग में अनुमानतः है। ध्वनि का वायु कितना है? ध्वनि का वायु में वेग कितना है? तो इसका हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड, इसको ठीक कर देते हैं, 330 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। तो कितना होता है? 500 सेकेंड होता है, 500 सेकेंड। इसको मिनट में कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 6 48, ये ऑप्शन सी 8.5 मिनट। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील में जब उसको हमको कठोर बनाना होता है तो उसमें कार्बन की मात्रा हम लोग बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है? स्टील कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो कहाँ होता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या होता है? एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू। कल हम लोग मॉक टेस्ट 3 डिस्कस करेंगे। विजिट करते रहिए आप लोग चैनल को, और साथ में आज हिंदी का एक मॉक टेस्ट एक डालने वाले हैं। तो संपूर्ण हिंदी और जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी यहीं से हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग के लिए हम लोग ला रहे हैं, उसके लिए भी जल्द सेट हम लोग लाने जा रहे हैं। ओके।